बात करते हैं आज के फोकस की। प्रधानमंत्री मोदी ने बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र को अब राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस परियोजना से मराठवाड़ा महाराष्ट्र में औद्योगिक विकास के नए युग की शुरुआत होगी। बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए एक कैटलिस्ट के रूप में काम करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 6,400 करोड़ रुपए की बिडकिन परियोजना से क्षेत्र में निवेश और रोजगार के अवसर मिलेंगे, जो विकसित महाराष्ट्र से विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगा। छत्रपति संभाजी नगर में लगभग 8,000 एकड़ में बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया का विस्तार होगा। कई बड़े बड़े उद्योगों के लिए यहां जमीन अलॉट हो गई है। इससे यहां हजारों करोड़ का निवेश आएगा। इससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। निवेश से नौकरी पैदा करने का ये मंत्र आज महाराष्ट्र में युवाओं की बड़ी ताकत बन रहा है। और इस बड़े ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं बहुत ही खास मेहमान आज इकोनॉमी टुडे में रजत सैनी साहब, जो कि सीईओ हैं राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम के। बहुत बहुत धन्यवाद सर वक्त निकालने के लिए, आपका शुक्रिया। सबसे पहले तो ये जो सफ़र है बहुत ही पुराना सफ़र है सर, करीब 17-18 साल हो गए इस पूरी परियोजना को शुरू हुए। अभी हम कहाँ पर खड़े हैं अगर हम आपसे समझना चाहें तो? जो हम लोगों ने लक्ष्य तय किए गए थे शुरू में, अभी हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं सर? नमस्कार मिश्रा जी, धन्यवाद इस अवसर के लिए जिसमें हम नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कॉरपोरेशन ने अब तक जो प्रगति हुई है इस कार्यक्रम में उसके बारे में कुछ चर्चा कर सके। पिछले 10 वर्षों में मैं अगर कहूं तो इस कार्यक्रम के तहत जो हमने लक्ष्य निर्धारित किए थे वो लक्ष्य न सिर्फ हम अचीव कर पाए हैं बल्कि एक मायने में उससे ज्यादा हमने अचीव किया है। इसी सक्सेस को देखकर सरकार ने अभी पिछले महीने 28 अगस्त को 12 और इसी प्रकार के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है, जो लगभग 28,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं। यदि मैं अब तक के किए गए कार्य के बारे में बोलूं तो 8 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी इस कार्यक्रम के तहत अभी तक अप्रूव किए गए पिछले 10 वर्षों में, और उन 8 में से 4 पूरी तरह बन चुके हैं और उसमें 300 से अधिक निवेश इंडस्ट्रीज वहां पर आ चुकी हैं और प्रोडक्शन भी काफी सारी इंडस्ट्रीज ने स्टार्ट कर दिया है। यदि मैं पूरे निवेश की संख्या को देखूं तो लगभग अभी तक 1.7 लाख करोड़ का निवेश आ चुका है और उसमें जो हम रोजगार की संभावनाएं हैं वो लगभग 80,000 लोगों को रोजगार देने की संभावना उसमें है। तो यदि हम इन सभी स्टैटिस्टिक्स के बारे में देखें तो बहुत ही उत्साहक देने वाली स्टैटिस्टिक्स हैं। और इससे पहले इस कार्यक्रम का जो पूरा फैलाव था वो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और थोड़ा सा चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में मात्र था, लेकिन इस बार जो 12 इंडस्ट्रियल सिटीज अप्रूव की गई हैं वो उसमें अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में ही मात्र 6 शहर अप्रूव किए गए हैं। और उसके अलावा हैदराबाद बेंगलुरु कॉरिडोर, वाइजैक चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इन सभी कई सारे और भी अन्य कॉरिडोर्स में ये प्रोजेक्ट अप्रूव किए गए हैं। जी सैनी साहब, अब ये समझना चाहते हैं कि ये जो पूरा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहे हैं और इसमें राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है। कल ही प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित महाराष्ट्र से हम विकसित भारत की ओर कदम बढ़ाएंगे। स्टेट्स की भूमिका कितनी इंपॉर्टेंट है और ये पूरा कॉरिडोर का जो पूरा सिस्टम है या इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये उसका मॉडल क्या है, कैसे काम कर रहा है, ये थोड़ा सा आसान भाषा में अगर आप समझा पाए दर्शकों को। चलिए, स्टेट्स की भूमिका मतलब ऐसा नहीं कितनी महत्वपूर्ण है, वो हमारे पूरी तरीके से भागीदार है। यदि हम इस मॉडल के बारे में बात करें तो इसमें सारी की सारी भूमि
स्टेट्स द्वारा दी जाती है। और उस भूमि पर जो हम ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, चाहे वो सेंट्रल एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट आप कह लें, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कह लें, ये सभी ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत सरकार उसमें निवेश करती है। तो इसमें भूमिका इत्यादि को शब्द ना करके हम दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकारें इन सब में बराबर की भागीदार हैं और सहयोग करती हैं। अगर आप मॉडल के बारे में बात करें तो हर राज्य के स्तर पर एक कंपनी बनाई जाती है और उस कंपनी में भी आधी हिस्सेदारी भारत सरकार और राज्य सरकार की होती है। तो स्टेट्स की भूमिका न सिर्फ महत्वपूर्ण है बल्कि जो एक बार प्रोजेक्ट अप्रूव होने के बाद, उसके कंस्ट्रक्शन होने के बाद प्रैक्टिकली यदि हम देखें तो इन सभी प्रोजेक्ट्स में राज्यों की भूमिका और बढ़ जाती है। और क्या ये सर वन स्टॉप शॉप कहे जा सकते हैं एंटरप्रेन्योर्स के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए? इसको हम किस तरह से देखें और कैसे ये देश के विकास में या फिर जीडीपी में किस तरह से कंट्रीब्यूट करेंगे, वो हम समझना चाह रहे थे कि कैसे ये इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को बढ़ावा देंगे। क्योंकि अब हम मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जीडीपी में जो मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन है उसको हम बढ़ाने पर काम कर रहे हैं 25% तक ले जाने का। तो क्या ये एक बहुत बड़े इंस्ट्रूमेंट साबित होंगे सर? मैन्युफैक्चरिंग एक क्या करना चाहते हैं, सरकार क्या करना चाहती है, एक इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर इसका भारत में हो सकता है वो भी एक बना के दिखाना चाहती है। जैसा आप साथ के वीडियो में भी देख पा रहे हैं, ये ग्लोबल बेंचमार्क के ऊपर भारत सरकार ये इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है। और यहां पर यदि कोई भी विदेशी या हमारा डोमेस्टिक इन्वेस्टर निवेश करने आता है तो उसको और किसी अथॉरिटी के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती। ये सही मायनों में एक सिंगल विंडो मैकेनिज्म है। जो मैं कंपनी की बात आपसे पिछले प्रश्न के उत्तर में बोल रहा था, ये कंपनी के ऊपर राज्य सरकारों ने अपनी जितनी भी पावर होती हैं, अलग अलग रेगुलेटरी पावर, वो सब डेलीगेट कर देती हैं। तो जो भी कंपनी यहाँ आती है उसको और किसी भी अथॉरिटी के पास, लोकल अथॉरिटी हो या पॉल्यूशन से संबंधित अथॉरिटी हो, बिजली पानी किसी भी सुविधा के लिए और किसी अथॉरिटी के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये सही मायनों में एक सिंगल विंडो मैकेनिज्म है। साथ ही साथ एनवायरमेंटल क्लियरेंस भी, यदि नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री है तो एनवायरमेंट क्लियरेंस भी पहले ही हम इन सभी प्रोजेक्ट्स में लेकर रखते हैं। ये जो एक बड़ा प्रश्न मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित है कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो ये कल की आज मैन्युफैक्चरिंग की स्थिति में ये सब हम ही लोग जानते हैं, उत्तरोत्तर उसमें प्रगति हुई है पिछले 10 सालों में। और कल हम आगे कहां जाना चाह रहे हैं, ये इंडस्ट्री 4.0 होगी, ESG गोल्स सभी कंपनीज के और सभी मैन्युफैक्चरिंग में हम ESG गोल्स को पूरा करेंगे। इन सभी मापदंडों को भी हम अपने इन सभी प्रोजेक्ट्स में आत्मसात करते हुए उस तरीके से इन प्रोजेक्ट्स की परिकल्पना की गई है। और रोजगार जितना हम अपनी DPR में सोचते थे जब इन सब की परिकल्पना की गई, उससे अधिक रोजगार ऑलरेडी आ चुका है और भविष्य में और ज्यादा आने की संभावना है। सर, अंतिम सवाल हम इस प्रोग्राम में आपसे ये करना चाहते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल साहब ने कहा कि हम देश में अपना खुद का सिलिकॉन वैली क्रिएट करना चाहते हैं। तो क्या ये खबर सही है कि अब भारत 100 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर या फिर कहें इंडस्ट्रियल क्लस्टर की तरफ आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ा रहा है? ये बात तो स्वयं जब माननीय मंत्री जी ने बोली, और आपको मैं और भी याद दिलाना चाहूंगा, इस बारे में बजट में भी माननीय वित्त मंत्री ने इसकी घोषणा की थी। तो न सिर्फ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कार्यक्रम के तहत बल्कि ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग, और ऐसी मैन्युफैक्चरिंग जिसमें न सिर्फ निवेश हो बल्कि सारे रोजगार भी पैदा हो, उस प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग पद्धति की ओर हम और उस युग की ओर हम बढ़ चले हैं। उसी के तहत ये जो 100 इंडस्ट्रियल पार्क्स की योजना की एक सरकार ने परिकल्पना की है और उसके ऊपर कार्य भी ऑलरेडी आरंभ किया जा चुका है। तो इस सब से मैं स्वयं भी उम्मीद करता हूं और एक सरकार के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर भी ये कह सकता हूं कि हम सही दिशा में अग्रसर हैं, इसलिए कि मैन्युफैक्चरिंग, हम एक जो 25% मैन्युफैक्चरिंग हो GDP का, उस ओर भी जाए और साथ ही साथ एक रोजगार के भी बहुत अवसर उसमें क्रिएट कर पाए।
तेजस सैनी साहब, बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला और इकॉनमी टुडे में इन तमाम पक्षों पर बात की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पार खबरें भी और भी हैं। आप देख रहे हैं इकॉनमी टुडे।